नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण। मतलब मौर्य काल जब अपनी समाप्ति की ओर था मौर्य वंश, तब उस समय जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनके बारे में आज हमें पढ़ना है। जिसमें पहला था इंडो ग्रीक, शक, पल्लव और फिर थे कुषाण शासक। इन चार शासकों के बारे में इनके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक क्षेत्र को हम बैक्ट्रिया क्षेत्र भी कहते हैं। इसके जो पहले शासक थे वो डियोडोरस थे, क्योंकि और इसको इंडो ग्रीक का संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र को इन्होंने सब पहले स्वतंत्र किया था। इसके बाद आते हैं यूथिडेमस। यूथिडेमस ने अपना राज्य विस्तार करने के लिए सीरिया नेरेस अंत्योकस तृतीय की पुत्री से विवाह किया था। और इसके बाद आता है डेमेट्रियस प्रथम, जो सबसे पहले शासक थे इंडो ग्रीक के, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। और ये आक्रमण इन्होंने सुंग वंश के समय किया था, पुष्यमित्र सुंग के समय, लेकिन ये हार गए थे। इनके जो सिक्के मिले हैं वो यूनानी और ख्रोष्टी लिपि में ही मिले हैं। इसके बाद है डेमेट्रियस द्वितीय। इनके जो सिक्के मिले हैं वो ख्रोष्टी लिपि में मिले हैं सिर्फ। इसके बाद है अपोलोडोटस द्वितीय। अपोलोडोटस जो शासक थे उन पर यूक्रेडाइडस नामक शासक ने हमला कर दिया था और उनके अधिकार क्षेत्र को अपने उनके क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था और वहाँ के सिक्कों पर कपीशियन नगर देवता का चित्रण किया था। इसके बाद है मिलिंद, जो जिसको हम मियांडर भी कहते हैं। ये इस वंश के पहले शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म की महायान शाखा को जिन्होंने मुख्यतः अपनाया था, और इसकी शिक्षा इन्होंने नागसेन से ली थी। नागसेन ने इनके बौद्ध धर्म अपनाने की बात को अपनी पुस्तक मिलिंद पिन्हो में बताया है। मिलिंद की राजधानी साकल थी और इसने भी सुंग वंश के समय आक्रमण किया था, लेकिन अग्निमित्र ने इसे हरा दिया था। मिलिंद का एक अभिलेख मिलता है इलाहाबाद में, जो आज का प्रयागराज है। तो वहाँ पे इसका अभिलेख है, रे अभिलेख, जिसमें इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी हमें मिलती है। ये पहला यवन शासक था जिसके सिक्कों पर धर्मचक्र, हाथी चित्र और दमिक शब्द का चित्र मिलता है, क्योंकि दमिक शब्द बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और इसने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो इसलिए पहली बार इसके सिक्कों पर ऐसा चित्रण देखा गया था। इसके बाद आते हैं स्ट्रेटो प्रथम और स्ट्रेटो द्वितीय। स्ट्रेटो द्वितीय के समय में सबसे पहले इतिहास में सोने के सिक्के का चलन हुआ था। इसके बाद है एंटियालकिडस, जो इस वंश के अंतिम शासक थे। इनका एक दूत था हेलियोडोरस, जिसको इन्होंने पुष्यमित्र सुंग के दरबार में भेजा था बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, लेकिन इसको भागवत धर्म की शिक्षा दी गई थी और इसने विष्णु के लिए फिर उस उपलक्ष्य में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवाया है बेसनगर में। कुछ अन्य जानकारी हैं इंडो ग्रीक विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में। जैसे इनकी जो यूनानी कला थी उनको हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, और भारत में इसका सबसे सफल एग्जाम्पल गांधार कला है, जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। जो यूनानी है उन्होंने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे, और यूक्रेडाइडस जो शासक था उस वंश का अंतिम शासक था हर्मियस, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद आते हैं दूसरे विदेशी आक्रमणकारी, जो थे शक। शक इनकी 5 शाखाएं थी मुख्यतः। जो पहली शाखा थी अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा थी पंजाब में, जो अखंड भारत का पंजाब था उसमें, तीसरी थी मथुरा में, चौथी थी पश्चिम भारत में, और पांचवी थी दक्कन में। भारत में जो पहला शक शासक था जिसने आक्रमण किया था वो था माउस, जिसको मैउस भी बोला जाता है, और इसने पहले गांधार को जीता था, फिर पंजाब को जीता था। इसके बाद है एजिस प्रथम। एजिस प्रथम के पिता का नाम सप्लिरी शेष था, और इसके बारे में विशेषता ये है कि अपने नाम के साथ हमेशा अपने पिता का नाम लिखवाता था। इसके बाद है एजिलाइसिस, जो इसका पुत्र था, और एजिलाइसिस का पुत्र एजिस द्वितीय है। ये इनके बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि एजिलाइसिस किस वंश से थे या एजिस द्वितीय किस वंश से थे। इसके बाद है कि हमें मुख्यतः भारत, जो आज का भारत है, वहाँ के शक शासक के बारे में पढ़ना है। तो पहली शाखा जो इनकी भारत में थी वो पश्चिम भारत के शक शासक थे, जिसका पहला शासक था मेंबर्स। मेंबर्स के नाम से याद रख सकते हैं कि इसने अपनी राजधानी मीननगर बनाई थी, और इसका जो उल्लेख है हमें पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी से मिलता है। इसके बाद मेंबर्स के बाद वहाँ पे दूसरा शासक आया था जो था भूमक, लेकिन इसने एक नए वंश की शुरुआत की थी जो था शहरात वंश। भूमक अपने जो तांबे के सिक्के होते हैं उस समय के, वहाँ पे खुद को सत्रप लिखवाना पसंद करता था। इसके बाद अगला शासक भूमक के बाद आता नहपान, जो असल में नासिक का शासक था, और जिसका युद्ध गौतम
पुत्र सतकर्णी के साथ हुआ था, सातवाहन वंश के शासक के साथ, और ये उससे हार गया था, और जिसकी जानकारी हमें जोगलथम्बी अभिलेख से मिलती है। इसके बाद मथुरा के शक शासक का हमेशा युद्ध चल रहा था मालवा के शासक से, और लेकिन मथुरा का शासक उससे हार गया था। इसके बारे में इतना ही है। उसके बाद है उज्जैन के शक शासक। जो उज्जैन में शक वंश की स्थापना की थी वो चेष्टन ने की थी। उसके बाद वहाँ पे जो प्रमुख शासक हुए हैं वो रुद्रदामन है। रुद्रदामन का जो युद्ध था वो सातवाहन वंश के वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी के साथ हुआ था, जिसमें रुद्रदामन जीत गया था, और फिर बाद में इन दोनों वंश के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए थे। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, जिससे हमें इसके राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है, और ये भी पता चलता है कि सुदर्शन झील का जो दोबारा निर्माण है वो दामन ने करवाया था। इसके अभिलेख हैं, उनमें पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है और काव्य शैली का, और सिक्कों पर ये प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करवाता था। इसके वंश की कुछ जानकारी है, जैसे शक वंश की, कि जब शक वंश अपनी सफलता के चरमोत्कर्ष पर था, तब इसका जो नाश है शक वंश का, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दिया था, जो गुप्त वंश के शासक थे, और अपने आप को इन्होंने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण करवा ली थी। जो शक है उनको क्षत्रप कहलवाना ज़्यादा पसंद था, और इनके समय में चांदी के सिक्के थे। उसके बाद जो तीसरा विदेशी आक्रमणकारी हैं वो है पल्लव वंश, जिनको पार्थियाई वंश भी बोला जाता है। असल में ये मूल निवासी थे ईरान के, फिर ये पश्चिम भारत में आ गए थे अपना राज्य विस्तार करते हुए। इनके जो पाकिस्तान में तख्तेगढ़ी अभिलेख मिला है, जिसमें पल्लव वंश की जानकारी मिली है, और इनकी राजधानी थी पाकिस्तान में ही पेशावर, जिसको पुरुषपुर भी कहा जाता है। इनका जो प्रथम शासक था, संस्थापक था, वो था मित्रदात प्रथम। इसके बाद आए वोनोन्स। वोनोन्स पहला शक शासक था जिसका जन्म भारत में हुआ था, इसलिए इसे पहला भारतीय पल्लव शासक बोला जाता है। ये अपने सिक्कों पर महाराज अधिराज की उपाधि धारण करता था, लिखवाता था, और इसके सिक्के हैं वो यूनानी और ख्रोष्टी लिपि में मिले हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान का था, और अफगानिस्तान में ख्रोष्टी लिपि और यूनान अरमाइक लिपि ये दोनों ही प्रचलित थी। उसके बाद है गोंडोफर्मिन्स। ये पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और ये बौद्ध धर्म को मानता था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके बारे में ये पूछा जाता है कि ईसाई धर्म प्रचारक या ईसाई मशीनरी भारत में सबसे पहले कब आई, तो वो 57 ईसा पूर्व आई थी। और जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनका नाम था सेंट थॉमस। इस बात का पता सीरियाई ग्रंथ ग्रंथ एक्ट्स ऑफ सेंट थॉमस से मिलता है। इसके बाद है कुषाण राजवंश, जो चौथे विदेशी आक्रमणकारी थे मौर्योत्तर काल के बाद। मुख्यतः यूची कबीले से थे, जिसको हम तोखरी कबीला भी कहते हैं। ये यूची कबीले हैं, इसकी 5 शाखाएं थी, और जो कुषाण वंश राजवंश था वो मूल निवासी था चीन तुर्किस्तान का। चीन की साइड में जो तुर्किस्तान है वहाँ पे आमू दरिया के पास। ये पहले बैक्ट्रिया क्षेत्र में आए थे, फिर काबुल, फिर वहाँ से गंधार होते हुए फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना राज्य विस्तार किया था। इसके कुषाण राजवंश में 2 राजवंश हैं जो एक के बाद एक आए थे। पहला था कैडफाइसस राजवंश, दूसरा था कनिष्क राजवंश। कैडफाइसस राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे कैडफाइसस प्रथम, या कुजुल कैडफाइसस भी बोलते हैं हम उसको। ये पहले जो हर्मियस शासक था उसके अंदर काम करते थे, लेकिन बाद में इसने अपना क्षेत्र मुक्त कर लिया था, मतलब स्वतंत्र कर लिया था। इसने रोमन सिक्के की नकल पर तांबे के सिक्के चलवाए थे, और इसके समय में 2 प्रकार के सिक्के चलते थे। एक तो थे जिसमें हर्मियस का नाम लिखा होता था, हर्मियस राजा का नाम यूनानी लिपि में, और दूसरा खुद के इसके जो सिक्के थे वो ख्रोष्टी लिपि में थे, जिन पर नाम लिखा होता था महाराजस महतस कुषाण कुजुल। इसकी राजधानी थी वो पेशावर थी। इसके बाद आते हैं इसका पुत्र विम कैडफाइसस, जिसको कैडफाइसस द्वितीय बोला जाता है। इसके समय में बहुत भारी संख्या में स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। फिर इसके बाद वंश आता है कनिष्क वंश, जो कुषाण वंश का दूसरा राजवंश भारत में आया था। इसका जो विस्तार था वो सिंधु घाटी में था, और राजधानी मथुरा थी। इसने राज्याभिषेक के समय, जब कनिष्क का राज्याभिषेक हो रहा था 78 ईस्वी में, तो इसने उस तिथि को यादगार रखने के लिए और उत्सव के रूप में मनाने के लिए शक संवत की शुरुआत की थी। इसके समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। कनिष्क ने कश्मीर में
कनिष्क अपने नाम से कनिष्क नगर की स्थापना की थी। और कनिष्क काल की जो प्रशासनिक इकाई थी वो विश्या और भुक्ति थी, जिसका पता हमें समुद्रगुप्त के जो प्रयाग लेख है उनसे मिलता है। कनिष्क अपने आप को देवपुत्र कहलाना पसंद करता था। देवपुत्र मतलब देवता का जो पुत्र है। तो इसके बाद है इसका पुत्र वशिष्ठ, कनिष्क का पुत्र वशिष्ठ, जिसने कुल 4 वर्ष तक ही शासन किया था। उसके बाद वशिष्ठ का पुत्र था हुविष्क, जिसका जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो मथुरा था। और मथुरा में ही इसने मंदिर निर्माण और बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। हुविष्क ने कश्मीर में अपने नाम से हुविष्क नगर की स्थापना की थी। इसके बाद आता है कुषाण कनिष्क राजवंश का अंतिम शासक वासुदेव। ये शैव मत को मानता था, इसलिए इसके सिक्कों पर शिव और नंदी की मूर्तियां मिलती हैं। इसके बाद है कनिष्क काल की कुछ अन्य जानकारी, जैसे इसके समय में प्रथम सदी में बौद्ध संगीति हुई थी, और ये पहली ऐसी बौद्ध संगीति थी जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मौजूद थे। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अशोक घोष। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था, पटना पर आक्रमण किया था, और वहाँ से ये भिक्षा पात्र, जो महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र है, उसको उठा ले आया था। और वहाँ के एक बहुत बड़े विद्वान थे पटना के, अशोक घोष, वो उसको वहाँ से ले आया था अपने राज दरबार में। इसके समय में पहली बार नाशपाती की खेती चालू हुई थी। और इसके राज दरबार में 4 विद्वान रहते थे, चरक, पार्श्व, नागार्जुन और अशोक घोष। इसका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कनिष्क के दरबार में कौन थे। और पार्श्व वो विद्वान थे इसके जिन्होंने कनिष्क को कहा था कि बौद्ध धर्म अभी लड़खड़ा रहा है, तो हमें इसको बचाने के लिए बौद्ध संगीति करवानी चाहिए। कनिष्क के काल में मानसून की खोज हुई थी, और इसलिए सबसे पहले जो आलू वगैरह की खेती है वो कनिष्क के काल में ही हुई थी। कनिष्क काल में ही हिंदकुश पर्वत है, उस पर सोने का ढेर मिला था। इसी वजह से इसके समय में सोने के जो सिक्के हैं वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए थे। और इसके समय में गांधार और मथुरा शैली बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी, क्योंकि इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो उत्तर भारत था। और उत्तर भारत में मुख्यतः 2 शैली प्रचलित हैं, गांधार और मथुरा। इसके समय के लाल मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन जो लाल रंग के होते हैं, वो प्रचलित थे। और बहुत सारे ऐसे बर्तन भी थे जिन पे फुहारे और टूटियाँ लगी होती हैं। इसने रेशम मार्ग है उस पर नियंत्रण किया था, और वहाँ पर कर लगाया था जो उस रेशम मार्ग से जाता था, जिसको चुंगी कहा जाता था। इसके समय की सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी थी, जिसका पता हमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लगता है। और इसने सामंत व्यवस्था चालू की थी। सामंत व्यवस्था मतलब जिन क्षेत्रों पे यह को जीतता था वहाँ पर खुद अधिकार ना, वहाँ पर खुद राज ना करके वो वहाँ के लोग जो राजा थे उनको कह देता था कि आप राज खुद करो, लेकिन जो कर है वो मुझे दे देना, जिसको सामंत व्यवस्था कहा जाता था। और इसलिए इसको जो उपाधि दी गई है वो महाराज अधिराज की दी गई है। इसका रोम से व्यवहार होता था, और रोम से मुख्यतः व्यापार इसका विलासिता की चीज़ों का होता था, जैसे जो सूर्य वैभव की चीज़ें हैं उनका। और इसके दरबार में जो चरक थे उनको आयुर्वेद का पिता बोला जाता है। और इसके समय में ही सबसे बड़ी बौद्ध धर्म की मूर्ति का निर्माण हुआ था। धन्यवाद।